वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट से। तो सेकेंड यूनिट में है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कु मीन्स मसल एंड स्केलेटल मीन्स बोन। मसल और बोन के रिलेटेड जो डिसऑर्डर है इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो इसमें डिस्कस करूँगी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में मसल का प्रॉब्लम, बोन का प्रॉब्लम एंड जॉइंट का प्रॉब्लम। मतलब कि जिस सिस्टम से मूवमेंट करते हैं, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं जब हम मूव करते हैं। जैसे कि चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तब क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में पहले आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस is a chronic autoimmune disease in which the body's immune system attack its own joint tissues. रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये लंबा दिन तक चलने वाला एक ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मीन्स खुद, इम्यून मीन्स आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो जब फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी पे इंटर करते हैं तो फाइट करते हैं किल करने के लिए। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की जो सेल है, हमारे बॉडी की सेल को ही अटैक करते हैं और उसको एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करते हैं, मिस्टेकली आइडेंटिफाई करते हैं आवर ओन हेल्थी सेल्स को फॉरेन सब्सटेंस की तरह। इन which द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स इज ओन जॉइंट। मेनली कौन से सेल को अटैक करते हैं, हमारे जॉइंट जो है, बॉडी की जॉइंट है, उस जॉइंट की टिश्यू पे अटैक करता है। और साइनोवियल जॉइंट में कौन से जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में आता है रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट एंड लेग पे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। ये सब जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। उस साइनोवियल जॉइंट के टिश्यू पे अटैक करेगा। दिस कॉजेस इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट, स्पेशली इन स्मॉल जॉइंट लाइक फिंगर्स, रिस्ट एंड नीज। इसके वजह से ये हमारे नॉर्मल हेल्थी टिश्यू जो है जॉइंट में, इस पर अटैक करने की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट पे, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, मतलब कि रेडनेस, स्वेलिंग आ जाता है, पेन होता है एंड स्टिफनेस होता है इन द जॉइंट में, स्पेशली इन स्मॉल जॉइंट लाइक फिंगर, रिस्ट एंड नीज। स्पेशली इन स्मॉल जॉइंट पे ज़्यादा इन्फ्लामेशन के कॉज करता है। स्पेशली स्मॉल जॉइंट पे होता है। लाइक मैं अभी बोली थी कि फिंगर जॉइंट पे, रिस्ट की जॉइंट पे, नी की जॉइंट पे, एंकल जॉइंट पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इफ़ नॉट, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। फिंगर की जॉइंट, ये फिंगर की जॉइंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में कैसे इन्फ्लामेशन होता है। ये देखो, ये जॉइंट है, फिंगर की जॉइंट। नॉर्मली क्या करता है, इम्यून सिस्टम जब फॉरेन सब्सटेंस एंटर करते हैं तब फाइट करता है एंड किल कर देते हैं। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में आवर इम्यून सेल्स क्या करते हैं, खुद की बॉडी की जो टिश्यू है इसमें इसमें अटैक करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, मेनली स्मॉल जॉइंट में। तो फिंगर के जॉइंट में ये देख सकते हो, ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है बहुत पतला होता है, ये बहुत पतला होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो जब इम्यून सेल्स फिंगर के जॉइंट पे अटैक करेगा तो ये मेनली साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो टिश्यू होता है इसमें अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद ये जो पतला होते हैं पहले, तो अटैक करने के बाद ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है, रेडनेस आ जाता है, तो ये थिकेंड हो जाता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करता है। ये साइनोवियल फ्लूइड बोन को मतलब इजीली मूवमेंट में मदद करता है। ये लब्रिकेट प्रोवाइड करता है बोन को। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन होने के बाद एक ग्रेनुलेशन टिश्यू भी फॉर्मेशन करता है। एक ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है धीरे धीरे कार्टिलेज को खा जाता है। अंदर बोन के एंड पे देख सकते हो, ये क्या है, कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज दो बोनों को टकराने से रोकता है।
ये कार्टिलेज को धीरे धीरे खा जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू, एंड ये कार्टिलेज डिग्रेड हो जाते हैं और बोन इरेशन हो जाते हैं। बोन एक दूसरे से घिस जाता है, टकरा जाता है और बोन टूटने लगता है। तो रूमेटेड आर्थराइटिस के केसेस में इन्फ्लामेशन ऐसे कॉज होता है। इफ़ नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू द जॉइंट डिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ मूवमेंट। अगर हम टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करते रूमेटेड आर्थराइटिस तो जॉइंट की डिफॉर्मिटीज होगा, मतलब जॉइंट की जो अलाइनमेंट है एंड लॉस ऑफ मूवमेंट, और मूवमेंट लॉस हो जाएगा। जॉइंट की डिफॉर्मिटी का मतलब है कि जॉइंट की अलाइनमेंट, जॉइंट की एक बोन दूसरे बोन, ये देख सकते हो ये फिंगर है, इस फिंगर में जो बोन होते हैं ये बोन की नॉर्मल क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, लेकिन अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट सही नहीं रहता। अगर जॉइंट के डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं तो अलाइनमेंट जो है, बोन की अलाइनमेंट नहीं रहता, सही से अलाइनमेंट नहीं होता है और टेढ़ा हो जाता है, एंड लॉस ऑफ मूवमेंट, और मूवमेंट भी लॉस हो जाता है, मूवमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाता पेशेंट। तो हमने क्या देखा, रूमेटेड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज इन व्हिच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स इज ऑन जॉइंट। रूमेटेड आर्थराइटिस एक लंबा दिन तक चलने वाला ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब है हमारी बॉडीज़ की जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल्स हमारे बॉडी की ओन टिश्यू को मिस्टेकली फॉरेन सब्सटेंस की तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, इसके अगेंस्ट फाइट करो। मिस्टेकली आइडेंटिफाइज करते हैं हेल्थी टिश्यू को और एज ए फॉरेन सब्सटेंस एंड अटैक कर देते हैं। तो रूमेटेड आर्थराइटिस के केसेस में ऑन जॉइंट, हमारे बॉडीज़ की जो ऑन जॉइंट है, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट, इस साइनोवियल जॉइंट पे क्या होता है, अटैक कर देता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। दिस कॉजेज इन्फ्लामेशन, पेन एंड स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है एंड स्टिफनेस होता है जॉइंट में। स्पेशली रूमेटेड आर्थराइटिस में साइनोवियल जॉइंट का मतलब है कि रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन द रूमेटेड फैक्टर, रूमेटेड फैक्टर के ऊपर बेस करके क्लासीफाई किया गया है। दो क्लासिफिकेशन यहाँ हम पढ़ेंगे, सीरो पॉजिटिव रूमेटेड आर्थराइटिस, रूमेटेड फैक्टर प्रेजेंट। रूमेटेड फैक्टर ये क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारी इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ये रूमेटेड फैक्टर अगर ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है कि रूमेटेड आर्थराइटिस है, लेकिन इससे 100% कन्फर्म नहीं होता कि रूमेटेड आर्थराइटिस हुआ है। रूमेटेड फैक्टर का ब्लड में प्रेजेंट होने का मतलब है हमारे बॉडी की जो इम्यून सेल्स है एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है। सीरो नेगेटिव रूमेटेड आर्थराइटिस, रूमेटेड फैक्टर एब्सेंट। अगर रूमेटेड फैक्टर एब्सेंट है, इसका मतलब है कि सीरो नेगेटिव रूमेटेड आर्थराइटिस। बेस्ड ऑन द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन किया गया। दो क्लासिफिकेशन, मोनो आर्टिकुलर रूमेटेड आर्थराइटिस एंड पॉली आर्टिकुलर। मोनो आर्टिकुलर में एक ही जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा, पॉली आर्टिकुलर में मेनी जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा। तो यहाँ हम दो क्लासिफिकेशन पर है, बेस्ड ऑन द रूमेटेड फैक्टर एंड बेस्ड ऑन द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। रूमेटेड फैक्टर के ऊपर बेस करके रूमेटेड सीरो पॉजिटिव रूमेटेड आर्थराइटिस एंड सीरो नेगेटिव रूमेटेड आर्थराइटिस। तो अभी हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, रूमेटेड आर्थराइटिस होता कैसे है। रूमेटेड आर्थराइटिस कैसे कैसे कॉज होता है ये हम डिटेल से देखेंगे डायग्राम के थ्रू। पहले क्या होगा, ऑटो इम्यून ट्रिगर करेगा। ऑटो इम्यून ट्रिगर हमारी इम्यून सिस्टम जो है, हमारी बॉडी की जो हेल्थी सेल्स है इसके अगेंस्ट ही अटैक करेगा और मिस्टेकली आइडेंटिफाई करेगा कि ये फॉरेन सब्सटेंस है। ऑटो इम्यून ट्रिगर क्यों होता है, हार्मोनल फैक्टर की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, जेनेटिकल फैक्टर की वजह से होते हैं। जेनेटिकल फैक्टर यानी कि जीन जो है कुछ इम्यून सिस्टम, कुछ ह्यूमन के केसेस में इम्यून सिस्टम को बहुत सेंसिटिव कर देते हैं। और ह्यूमन फैक्टर में क्या होता है, हार्मोनल फैक्टर में क्या होता है, हार्मोनल फैक्टर में
वोमेन में क्या होता है, रूमेटेड अर्थराइटिस ज़्यादा होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, तो ऑटोइम्यून ट्रिगर करने के बाद हमारे इम्यून सेल्स जो एक्टिवेट हो जाएगा। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स, तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो इम्यून सेल्स है ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज करेगा, जैसे कि TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। साइटोकाइन्स जो है इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को, इम्यून सिस्टम की अमाउंट को एम्पलीफाई करेगा कि WBC की अमाउंट या इम्यून सेल्स की अमाउंट बढ़ाओ और फाइट करो। तो ये क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है साइटोकाइन्स। रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होगा बाद में, हम जानते हैं कि स्मॉल जॉइंट पे क्या करते हैं, इम्यून सेल्स अटैक करते हैं। तो इम्यून सेल्स अटैक करने के बाद इन्फ्लेमेशन होगा। ये देख सकते हो, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या करेगा, अटैक करेगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन में अटैक करेगा साइनोवाइटिस। फॉर्मेशन ऑफ पेनस, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने के बाद एक पेनस फॉर्मेशन करेगा। पेनस का मतलब एबनॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू। ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है, ये ग्रेनुलेशन टिश्यू जब बॉडी में कहीं इंज्योर होता है, वोंड ठीक करने के लिए हमारे बॉडी में एक फ्रेश सॉफ्ट टिश्यू बनता है। ये पिंकिश एंड रेडिश कलर के होते हैं। तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है उनको ठीक करने के लिए होता है, लेकिन रूमेटेड अर्थराइटिस के केसेस में एब्नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ ना, तब भी इमिडिएटली क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन करेगा। ये ग्रेनुलेशन टिश्यू एब्नॉर्मली फॉर्मेशन करने की वजह से क्या होता है, कार्टिलेज जो है बोन के एंड में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज इसलिए होता है ताकि एक बोन दूसरे बोन से ना टकराए। तो ये कार्टिलेज को धीरे धीरे खा जाता है और एक बोन दूसरे बोन से टकरा जाता है एंड बोन घिसने लगता है। एंड समटाइम्स क्या होता है, टूटने भी लगते हैं बोन की एंड। तो इसके लिए डिफॉर्मिटीज होता है, बोन मूवमेंट करने में आसानी नहीं होता है एंड बोन की जो अलाइनमेंट है ये भी चेंज हो जाता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही फॉर्मेशन करता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन होने के बाद डैमेज हो जाएगा। तो अगर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो साइनोवियल फ्लूइड भी रिलीज़ नहीं करेगा। साइनोवियल फ्लूइड रिलीज़ कम होने की वजह से क्या होगा, बोन मूवमेंट करने में आसान नहीं होगा एंड बोन की जो स्ट्रक्चर है चेंज हो जाएगा, हाथ पैर के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी मतलब कि रिस्ट की जो स्ट्रक्चर है एंड फिंगर की जॉइंट की जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पेनस, इन्फ्लेमेशन होने के बाद एबनॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ये ग्रेनुलेशन टिश्यू कार्टिलेज को खा जाता है एंड बोन को भी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, सिम्टम्स में आता है पेशेंट में ये देखने को मिलता है, जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी। पेन, जॉइंट में पेन होता है, फूल जाता है एंड नॉर्मल अलाइनमेंट जो है जॉइंट की, मतलब एक बोन दूसरे बोन की जो अलाइनमेंट होता है, नॉर्मल अलाइनमेंट चेंजेस हो जाता है। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने क्या समझाई। पहले क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में, देखो फिर से समझा रही हूँ। ऑटो इम्यूनो ट्रिगर करेगा। ऑटो इम्यूनो ट्रिगर करने के बाद, ऑटो इम्यूनो ट्रिगर इसलिए होता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से, हार्मोनल फैक्टर की वजह से और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। तो ट्रिगर होने के बाद जो है हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइन रिलीज़ होगा। तो ये साइटोकाइन जो है केमिकल मैसेंजर है। ये साइटोकाइन रिलीज़ होने के बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन के टिश्यू पर ही अटैक हो रहा है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन होने के बाद एक एबनॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत स्पॉन्जी एंड न्यू टिश्यू है, पिंकिश एंड रेडिश कलर। ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू ब्लड वेसल्स रिच होता है, इसलिए कलर पिंकिश एंड रेडिश कलर होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्टिलेज जो है बोन के एंड पर होते हैं, ये कार्टिलेज
को खा जाता है धीरे धीरे और एक बोन दूसरे बोन से टकरा जाता है, एक बोन दूसरे बोन से टकरा जाएगा और बोन इरोशन होने लगेगा, मतलब एक दूसरे से बोन घिसने लगेगा एंड टूटने लगेगा। तो फार्माकोलॉजी जो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फार्माकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है एंड और हर डिजीज़ की जो है पैथोफिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंट होता है और फार्माकोलॉजी जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो NSAIDs पहला ड्रग्स है। फार्माकोलॉजी में हम देखेंगे ड्रग्स जो होते हैं, ये ड्रग्स के मैकेनिज़्म, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में कौन कौन से ड्रग दिया जाता है, इस ड्रग्स के मैकेनिज़्म क्या है, ये कैसे काम करते हैं। NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये ड्रग जो है इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को डेट लीड टू डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम जो है आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन करता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल है। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो पेन की सिग्नलिंग भी इंक्रीज होगा, पेन ज़्यादा होगा जॉइंट पे, तो इसलिए साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है NSAIDs। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कम होगा। दे पोसेसेस बोथ एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। NSAIDs ड्रग्स में, मतलब नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स में एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं। एनाल्जेसिक क्यों दिया जाता है? पेन कम करने के लिए एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है NSAIDs ड्रग्स। एंड रिड्यूस स्टिफनेस, और जो जॉइंट के ऊपर स्टिफी होता है, स्टिफनेस होता है, मतलब फुला हुआ होता है, इसको भी कम करता है। तो NSAIDs ड्रग्स पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है, बट दे डोंट स्लो डिजीज प्रोग्रेशन और प्रिवेंट बोनी इरेशन और जॉइंट डिफॉर्मिटी। बट ये क्या नहीं करते, ये जो डिजीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये डिजीज़ डे बाई डे बढ़ता ही जाता है, स्लो नहीं होता। NSAIDs ड्रग्स इसको स्लो नहीं कर पाता, सिर्फ एनाल्जेसिक मतलब पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए NSAIDs दिया जाता है। ये डिजीज़ की प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकता और प्रिवेंट बोन इरोशन, जो बोन इरोशन हो रहे हैं, एक दूसरे से घिस रहा है बोन, एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी और जॉइंट की जो नॉर्मल अलाइनमेंट है, इसको भी नॉर्मल अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, इसको भी ठीक नहीं कर सकता। ओनली एनाल्जेसिक के मतलब पेन कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। NSAIDs ड्रग्स जो है इबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक, नेप्रोक्सेन, ये ड्रग्स के नाम याद रखना। इबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक, नेप्रोक्सेन जो है ये NSAIDs ड्रग्स दिया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स भी दिया जाता है, ऑरल कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दिया जाता है। तो इससे पहले हम मैकेनिज़्म देखने के पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, क्या होता है। नॉर्मली जो सेल होता है, सेल के सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन होता है, लेकिन हमारे बॉडी के सब सेल में एंटीजन नहीं होता। ओनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि मैक्रोफेज, डेंड्राइट सेल, इसमें क्या होता है, एंटीजन होता है। तो जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टिशियस सेल को आइडेंटिफाई कौन करता है, टी सेल करता है, जो कि एक WBC की टाइप होता है। ये टी सेल रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सी सेल इन्फेक्शन, कौन सी सेल इन्फेक्टिशियस है। तो मैक्रोफेज सेल, कौन सी मैक्रोफेज सेल इन्फेक्टिशियस है, कैसे टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा? ये एंटीजन जो सरफेस पे होते हैं, सेल के सरफेस पे, ये हर सेल में क्या होता है, MHC मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल के सरफेस में होता है। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीजन क्या करेगा, मैक्रोफेज सेल के सरफेस में जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन ब्रेक डाउन करके MHC जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चिपका देते हैं, ताकि टी सेल आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये एक इन्फेक्टिशियस मैक्रोफेज सेल है। तो अगर ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा तो इन्फ्लामेशन तो अटैक नहीं करेगा। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देने के बाद क्या होता है, MHC जो है इसका अमाउंट कम हो जाता है, मतलब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का अमाउंट कम हो जाता है और टी सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि कौन सा इन्फेक्टिशियस सेल है।
मतलब कि एमएच से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसका अमाउंट कम होने पर एंटीजन नहीं दिखेगा, एंटीजन सेल के सरफेस में आ जाएगा। तो सेल के सरफेस में जब होता है तो टी सेल रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब एमएच से के ऊपर होता है तभी रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये एक इन्फेक्टिशियस सेल है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देने के बाद ये टी सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ये कौन सा इन्फेक्टिशियस सेल है। इट इंटरफेयर विद द एंटीजन प्रेजेंटेशन टू लिम्फोसाइट। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा टी लिम्फोसाइट, ताकि टी लिम्फोसाइट पहचान ना सके कि कौन सा मैक्रोफेज सेल इन्फेक्टिशियस है। और ये इनहिबिट करेगा, 4 चीज़ें ये इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जितना बढ़ेगा इतना ही इन्फ्लेमेशन होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन सिग्नलिंग देता है एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस एंड इनहिबिट न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट सुपर ऑक्साइड रेडिकल जनरेशन। ये इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट सुपर ऑक्साइड रेडिकल जनरेशन। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का मेन काम क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट में अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा रहा है मतलब ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि मैक्रोफेज या डेंड्राइट सेल के बीच में जो होता है इसमें क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, दिस आर यूज्ड टू कंट्रोल पेन एंड साइनोवाइटिस। तो ये पेन को कंट्रोल करने के लिए और साइनोवाइटिस, साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मतलब कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। NSAIDs क्यों दिया जाता है, NSAIDs भी पेन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दिया जा रहा था। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड भी पेन एंड साइनोवाइटिस, पेन को कम करने के लिए और साइनोवाइटिस को कम करने के लिए दिया जाता है। टिमार्ड, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, ये एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो है इसका मॉडिफाइंग ड्रग्स है। इट इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम जो है हर सेल के अंदर होता है। ये एंजाइम DNA सिंथेसिस करता है एंड सेल के डिवीज़न होने में मदद करता है। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की हर एक सेल क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर डीमार्ड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स दिया जा रहा है तो इम्यूनो सेल्स, हमारी बॉडी की जो इम्यूनो सेल्स है, इम्यूनो सेल्स के डिवीज़न को रोकने के लिए, जो इम्यूनो सेल्स ओवर एक्टिव हो चुका है इस इम्यूनो सेल के डिवीज़न को रोकने के लिए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट किया जा रहा है, डिक्रीज DNA सिंथेसिस, ताकि DNA सिंथेसिस कम हो एंड इम्यूनो सेल्स जो ओवर एक्टिव हो चुका है ये भी मल्टीप्लाई कम करें। It inhibits dihydrofolate reductase enzyme, decreases DNA synthesis in immune cells. It also suppresses T cell activation and cytokine production that lead to decreases inflammation and slow joint damage. ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा, मतलब टी सेल की एक्टिवेशन को कम करेगा। टी सेल जो है इन्फेक्टिशियस मैक्रोफेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसकी एक्टिवेशन को कम करेगा। एंड साइटोकाइन प्रोडक्शन, साइटोकाइन जो है एक केमिकल मैसेंजर है, इसके प्रोडक्शन को भी कम करेगा। ये साइटोकाइन जो है इम्यूनो सेल को और एम्पलीफाई करता है। डेट लीड्स टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है एंड स्लो जॉइंट डैमेज, और जॉइंट जो है डैमेज हो जाता है सीवियर, जब सीवियर केसेस में पहुंच जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो धीरे धीरे जॉइंट क्या डैमेज होने लगता है और डिफॉर्मिटीज होने लगता है। तो ये जॉइंट डैमेज को स्लो करेगा। हम NSAIDs कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स के केसेस में हमने क्या देखा, ये सिर्फ पेन कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दिया जा रहा था, लेकिन डीमार्ड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो है ये क्या करेगा, जॉइंट डैमेज को स्लो करेगा, स्लो जॉइंट डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेमेशन कम नहीं करेगा, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा। तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में यहाँ हम 3 ड्रग्स पढ़ेंगे, कन्वेंशनल डीमार्ड, कन्वेंशनल डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स,
कॉन्वेंशनल जो है एक ओल्ड स्टैंडर्ड ड्रीमर ड्रग से। तो पहला चॉइस ड्रग जो है कॉन्वेंशनल ड्रीमर में मिथोट्रेक्सेट इनहिबिट फॉलेट पाथवे। जैसे हमने ड्रीमर में पढ़ चुके हैं अभी कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, सेम मिथोट्रेक्सेट भी ऐसे ही करते हैं, फॉलेट पाथवे को इनहिबिट करता है, यानी कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है और ताकि डिक्रीज डीएनए सिंथेसिस इन द इम्यून सेल्स। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि डिजीज मॉडिफाइंग जो ड्रग्स है एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करता है। सेम उसी तरह मिथोट्रेक्सेट भी फॉलेट पाथवे को इनहिबिट करता है। जो इम्यून सेल्स हमारे बॉडी पे हाइपर एक्टिव हो चुका है, इस इम्यून सेल्स को डिक्रीज़ करता है, इम्यून सेल्स के अमाउंट को डिक्रीज़ करता है। और मिथोट्रेक्सेट जो है डीमर्ड ड्रग में मिथोट्रेक्सेट एक पहला चॉइस ड्रग्स है। और सल्फाजिलाइन ड्रग्स भी है। तो नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल डीमर्ट। कन्वेंशनल डीमर्ट जो है एक ओल्ड स्टैंडर्ड ड्रग्स था और बायोलॉजिकल डीमर्ट जो है न्यू ड्रग्स है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन। ये डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो बायोलॉजिकल होता है, ये बायोलॉजिकल जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस से बनाया हुआ है ये प्रोटीन। ये न्यू ड्रग्स है, ये ब्लॉक करता है TNF अल्फ़ा को, ट्यूमर नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर अल्फ़ा को। हम पहले भी पढ़ चुके थे पैथोफिजियोलॉजी में, जब क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी कार्य करते हैं तो हमारे बॉडी की इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाता है और साइटोकाइन्स रिलीज करता है इम्यून सेल्स। ये साइटोकाइन्स इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 6, तो ये TNF अल्फ़ा को ब्लॉक करता है। बायोलॉजिकल डीमर्ट इटनरसेप्ट, इनफ्लिक्सिमेब, रिटुक्सिमेब, ड्रग्स का नाम याद रखना, इनफ्लिक्सिमेब, रिटुक्सिमेब एंड इटनरसेप्ट। तो टारगेटेड सिंथेटिक ड्रग जो है ये एक सिंथेटिक टेबलेट के फॉर्म में आता है। ये इम्यून सिस्टम का एक सिग्नलिंग पाथवे को ब्लॉक करता है। इम्यून सिस्टम को जो हमारे इम्यून सिस्टम रूमेटिड आर्थराइटिस में ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव होकर हमारी जो ऑन बॉडी सेल्स है इसको ही अटैक करने लगता है। इस सिग्नलिंग को जो सिग्नल देता है कि इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन को जो सिग्नल देता है, इस एक्टिवेशन को ब्लॉक करता है। इनहिबिट जेनस काइनस एंजाइम, जैक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ये जेनस काइनस एंजाइम जो है ब्लॉक साइटोकाइन सिग्नलिंग। साइटोकाइन जो है एक केमिकल मैसेंजर है जो एम्पलीफाई करता है इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन को और एम्पलीफाई करता है, इम्यून सेल्स के अमाउंट में बढ़ा देते हैं साइटोकाइन। ये साइटोकाइन सिग्नलिंग जो साइटोकाइन सिग्नल देता है कि इम्यून सेल्स और एक्टिव हो जाओ और फाइट करो, किल कर दो सेल को, तो इस साइटोकाइन सिग्नलिंग को ही ब्लॉक कर देगा और इन्फ्लेमेशन ऐसे ही कम हो जाएगा। जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। तो हमने पहले जो पढ़ा था NSAIDs ड्रग्स जो है और बाद में पढ़ा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और बाद में पढ़ा था कि डीमर्ट ड्रग्स। इट यूजेस व्हेन द पेशेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू डीमर्ट। और टारगेटेड सिंथेटिक डीमर्ट जो है तभी यूज़ किया जाता है जब पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है नॉर्मल डीमर्ट ड्रग्स से। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स से अगर पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, पेशेंट को उससे रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इस नॉर्मल डीमर्ट ड्रग्स के बदले में टारगेटेड सिंथेटिक ड्रग पेशेंट में दिया जाता है। एग्जाम्पल टोफासिटिनिब, बारिसिटिनिब। तो सपोर्टिव थेरेपी मतलब रूमेटिड आर्थराइटिस की जो माइल्ड कंडीशन को क्योर करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ड्रग्स नहीं दिया जाता, सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि माइल्ड रूमेटिड आर्थराइटिस को कैसे क्योर किया जाए। फिजियोथेरेपी, प्रॉपर रेस्ट, बैलेंस डाइट एंड समटाइम्स सर्जरी फॉर सीवियर जॉइंट डैमेज। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, पेशेंट में बेड रेस्ट भी ज़रूरत होता है, डाइट को बैलेंस में रखना एंड समटाइम्स सर्जरी फॉर सीवियर जॉइंट डैमेज। अगर रूमेटिड आर्थराइटिस सीवियर हो जाता है तो सर्जरी की ज़रूरत होता है समटाइम्स।
तो ट्रीटमेंट में जो है, ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजी जो अभी हमने पढ़ा इससे लिख सकते हो ट्रीटमेंट में हमने जो ड्रग्स पढ़ा इस ड्रग्स लिख सकते हो, और मैकेनिज्म भी दिया हुआ है फार्माकोलॉजी में, तो ये भी लिख सकते हो। ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रीटमेंट लिखना है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों ही लिख देना। तो सपोर्टिव थेरेपी, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये सपोर्टिव थेरेपी लिख सकते हो। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ड्रग्स नहीं दिया जाता, तो सपोर्टिव थेरेपी अभी जो समझाई हुई लिख देना, और ट्रीटमेंट में ड्रग्स की जो मैकेनिज्म है ड्रग्स से वो लिख देना। तो सिम्टम्स में क्या आता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखता है। पेन एंड टेंडरनेस इन जॉइंट, पेन होगा जॉइंट पे, टेंडरनेस मतलब जॉइंट पे टच करने पर भी क्या होगा, पेन होगा, स्पेशली स्मॉल जॉइंट, फिंगर्स, रिस्ट एंड टोस। तो जानते ही हो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है स्मॉल जॉइंट पर होता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि फिंगर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड टोस के जॉइंट पर पेन एंड टेंडरनेस आएगा। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 1 आवर, तो उस पेशेंट में क्या होगा, मॉर्निंग के टाइम पर 1 घंटे से ज़्यादा जॉइंट फुला हुआ होगा, स्टिफनेस होगा, जो स्मॉल जॉइंट है या स्टिफनेस हो जाएगा 1 घंटे से ज़्यादा सुबह, और बाद में ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाएगा। अगर किसी पर्सन में ऐसा दिख रहा है कि सुबह के टाइम पर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि चांसेस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट ड्यू टू इन्फ्लामेशन, वार्मथ एंड रेडनेस ओवर जॉइंट के ऊपर क्या होगा, वार्मथ लगेगा, मतलब थोड़ा सा गर्म फील होगा, एंड रेडनेस भी दिखेगा। सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी इक्वली इफेक्टेड, हमारी बॉडी की बोथ साइड इक्वली अफेक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि एक हैंड के जो रिस्ट है, रिस्ट के जॉइंट है, फिंगर के जॉइंट इन्फ्लामेशन हो रहा है और दूसरे हाथ पे नहीं हो रहा है, दोनों ही हाथ पे होगा, दोनों ही पैर में होगा, मतलब सिमेट्रिकली दोनों साइड में इक्वली अफेक्टेड होगा। डिफ़िकल्टी इन बेंडिंग और मूविंग जॉइंट, उठने और बैठने पर भी क्या डिफ़िकल्टी फील होगा, मतलब बोन आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा उस पेशेंट, बेंडिंग में प्रॉब्लम आएगा, एंड मतलब थोड़ा झुकने से भी प्रॉब्लम आएगा, एंड जॉइंट को मूव कराने में भी प्रॉब्लम आएगा। डिफॉर्मिटीज़, जो नॉर्मल बोन के अलाइनमेंट है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा। ये देख सकते हो कि ये बोन जो है एक दूसरे से क्या लाइनिंग हो रहे हैं, मतलब सही से जो है वो अलाइनमेंट हो रहा है, लेकिन डिफॉर्मिटीज़ का मतलब है सही से अलाइनमेंट नहीं होगा उस पेशेंट में। अभी देखते हैं डायग्नोसिस में डायग्नोसिस कंफर्म बाय क्लिनिकल प्लस लैब प्लस इमेजिंग फाइंडिंग्स। ये डायग्नोसिस क्या डायग्नोसिस करने पर कंफर्म्ड होता है कि उस पेशेंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। क्लिनिकल, जैसे कि पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम्स डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा कि अभी हम सिम्टम्स देख चुके हैं कि क्या क्या होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस होता है जॉइंट पे वार्मथ होता है, रेडनेस होता है, पेन होता है, एंड टेंडरनेस भी आता है। तो ये सिम्टम्स देख के सस्पेक्ट किया जाता है पेशेंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। एंड लैब टेस्टिंग में जैसे ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता चलता है। इमेजिंग फाइंडिंग में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI से भी पता चलता है कि एक्सरे में क्लियरली दिखता है कि बोन जो घिस जाता है वो एक्सरे में पता चल जाता है। MRI अल्ट्रासाउंड जो है वो अर्ली साइनोवाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट, ब्लड में अगर रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस उस पेशेंट में हुआ है। लेकिन इससे 100% कंफर्म नहीं होता कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है लेकिन रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। रूमेटॉइड फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट होने का मतलब ये
समझाता है कि जो इम्यूनो सेल्स है ये एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है। पॉजिटिव इन मोस्ट केसेस रूमेटेड फैक्टर और किसी पेशेंट में रूमेटेड आर्थराइटिस है तो रूमेटेड फैक्टर पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखाता है। एंटी सीसीपी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ब्लड में, ESR एंड CRP प्रेजेंट होगा, इंक्रीज होगा। ESR एक नॉर्मल रेंज होता है बॉडी में ESR होने का एंड CRP होने का। अगर नॉर्मल रेफरेंस रेंज से ज़्यादा हो रहे हैं ब्लड में टेस्टिंग के थ्रू पता चल रहा है कि ESR के अमाउंट ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन है। ब्लड टेस्ट में ESR मिलने का ये चीज़ बताता है कि इन्फ्लामेशन कितना है। अगर ESR ज़्यादा है इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन ज़्यादा है। एंड CRP का मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है लिवर बनाता है। जब हमारे बॉडी पे ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है तो लिवर क्या करता है, रिएक्टिव प्रोटीन बना लेते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन लिवर में ज़्यादा है इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है। ये दो चीज़ें ESR एंड CRP, ये दो चीज़ें इंक्रीज होने का मतलब है इन्फ्लामेशन शो करता है कि इन्फ्लामेशन कितना है। इमेजिंग टेस्ट में एक्सरे, जॉइंट स्पेस नर्विंग एंड बोन इरेशन एंड लैटर स्टेज। तो एक्सरे में पता चलता है कि अर्ली स्टेज में रूमेटेड अर्थराइटिस की जो अर्ली स्टेज है, न्यू रूमेटेड अर्थराइटिस हुआ है उस केसेस में जो है ये क्या होगा, नैरोइंग दिखेगा। ये देख सकते हो, ये बोन जो है, बोन के दो बोन के अंदर जो स्पेस होता है नैरो होता है। एंड बोन इरोशन इन लैटर स्टेज। और लैटर स्टेज जब मतलब रूमेटेड अर्थराइटिस सीवियर हो जाता है तो एक्सरे में क्लियरली देख सकते हैं कि बोन इरोशन हुआ है, मतलब बोन एक दूसरे से घिस जाता है, टकरा के घिस जाता है एंड क्या होता है, टूटने लगते हैं सीवियर केसेस में। तो पहले नैरोइंग होगा, जॉइंट के बीच जो गैप है ये नैरो होगा एंड लेटर स्टेज में बोन इरोशन होगा। MRI और अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट अर्ली साइनोवाइटिस को, मतलब रूमेटेड अर्थराइटिस को पहले ही डिटेक्ट किया जाता है, MRI और अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रूमेटेड अर्थराइटिस पहले हमने क्या देखा था, रूमेटेड अर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज से इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स इज ओन जॉइंट। तो रूमेटेड अर्थराइटिस जो है लंबा दिन तक चलने वाला एक ऑटो इम्यून डिजीज से। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स ओन बॉडी टिश्यू को अटैक करेगा। कौन से टिश्यू को अटैक करेगा, रूमेटेड अर्थराइटिस के केसेस में साइनोवियल जॉइंट की टिश्यू जो है इसमें अटैक करेगा। मतलब साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, इस मेम्ब्रेन में टिश्यू होते हैं, इस टिश्यू में अटैक करेगा। दिस कॉजेस इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट, स्पेशली इन स्मॉल जॉइंट लाइक फिंगर्स, रिस्ट एंड नीज। तो ये जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, जो अटैक करने की वजह से इन्फ्लामेशन आता है, स्टिफनेस आता है एंड लास्ट में क्या होता है, डिफॉर्मिटी होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट होता है। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है रूमेटेड फैक्टर के ऊपर बेस करके, कि रूमेटेड फैक्टर अगर ब्लड में प्रेजेंट है इसका मतलब है कि रूमेटेड अर्थराइटिस है। सीरो पॉजिटिव रूमेटेड अर्थराइटिस, सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस एंड मोनो आर्टिकुलर, पॉली आर्टिकुलर रूमेटेड अर्थराइटिस। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी में रूमेटेड अर्थराइटिस कैसे होता है। पहले जो है ऑटो इम्यूनो ट्रिगर करेगा। ऑटो इम्यूनो ट्रिगर इसलिए होता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एंड हार्मोनल फैक्टर की वजह से ऑटो इम्यूनो ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर होने के बाद एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनो सेल्स, हमारी बॉडी के जो इम्यूनो सेल्स है एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यूनो सेल्स, T सेल, B सेल, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएगा। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो है रिलीज होगा बाद में, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पेनस, एब्नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है ये फॉर्मेशन होगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज बोन के एंड पे होता है। ये कार्टिलेज इसलिए होता है कि एक बोन दूसरे बोन से ना टकराए।
तो ये कार्टिलेज को ग्रेनुलेशन टिश्यू धीरे धीरे खा जाता है और बोन एक दूसरे से टकरा जाता है और बोन इरोशन होने लगता है, बोन घिसने लगता है एंड कार्टिलेज भी डिस्ट्रक्शन होता है, जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी होता है। तो फार्माकोलॉजी के में हमने देखा था कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स के मैकेनिज्म एंड हर ड्रग्स में एग्जाम्पल भी देखे थे। तो NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में मैकेनिज्म जो है, पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे। इट इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम दैट लीड टू डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है NSAIDs, ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कम हो। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, पेन की सिग्नलिंग भी बढ़ जाता है, पेन भी बढ़ जाता है बॉडी पे, जॉइंट पे। दे पोसेसेस बोथ एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो NSAIDs बहुत एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है। मतलब पेन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। ये बोन प्रोग्रेशन को नहीं रोकता है, बोन प्रोग्रेशन को नहीं रोक पाता, डिजीज प्रोग्रेशन को नहीं रोक पाता। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इट इंटरफेयर्स विद द एंटीजन प्रेजेंटेशन टू द लिम्फोसाइट। ये जो है सेल के सरफेस पे क्या होता है, सेल के ऊपर MHC प्रोटीन होता है। इस MHC प्रोटीन के ऊपर एंटीजन को चिपका देते हैं मैक्रोफेज सेल, और चिपकाने के बाद टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये इन्फेक्टिशियस सेल है। अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग पेशेंट ले रहे हैं तो इंटरफेयर करेगा इस प्रोसेस में एंड प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा, ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट सुपरऑक्साइड रेडिकल जनरेशन। तो एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि ऑरल कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये ड्रग्स याद कर लेना, NSAIDs, इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक और ऑरल कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है पेन कम करने के लिए, साइनोवाइटिस को कम करने के लिए दिया जाता है। साइनोवाइटिस के लिए DMARD, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिड ड्रग्स, ये रूमेटिड ड्रग्स जो है इसको मॉडिफाई करने के लिए दिया जाता है। इट इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम, हमारे सेल के अंदर, बॉडी के हर सेल के अंदर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम सेल की डिवीज़न होने में मदद करता है। तो इम्यून सेल्स की डिवीज़न ना हो, जो हाइपर एक्टिव हो चुका है उसके एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ताकि इम्यून सेल्स जो ओवर एक्टिव हो चुका है वो फॉर्मेशन, इतना फॉर्मेशन ना हो। कन्वेंशनल DMARD, तो DMARD में हम पढ़े थे कि कन्वेंशनल DMARD में पहला चॉइस ड्रग है मेथोट्रेक्सेट। ये भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। डिक्रीज इम्यून सेल्स एक्टिविटी, जो इम्यून सेल हाइपर एक्टिव हो चुका है इसको डिक्रीज करता है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। और कन्वेंशनल DMARD में हमने देखा था कि सल्फाजेलाइन। तो बायोलॉजिकल DMARD जो है, कन्वेंशनल DMARD एक ओल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है और बायोलॉजिकल DMARD जो है न्यू स्टैंडर्ड ड्रग है। ये ड्रग ब्लॉक करता है TNF साइटोकाइंस, TNF अल्फा को। इस ड्रग्स का एग्जांपल है इटनरसेप्ट, रिटुमिक्सेब एंड इन्फ्लिक्सिमेब। एंड नेक्स्ट ड्रग देखे थे टारगेटेड सिंथेटिक DMARD। टारगेटेड सिंथेटिक DMARD ड्रग जो है ये जेनस काइनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये मेनली इम्यून सिस्टम को जो सिग्नल देता है, जो साइटोकाइन, वो साइटोकाइन को ब्लॉक कर देता है, साइटोकाइन की सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है, ताकि इन्फ्लामेशन जो हो जॉइंट पे कम हो। इट यूजेस व्हेन पेशेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू DMARD। ये जो सिंथेटिक DMARD है यूज़ किया जाता है जब नॉर्मल DMARD पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो सपोर्टिव थेरेपी हमें हमने देखा था फिजियोथेरेपी, प्रॉपर रेस्ट, बैलेंस डाइट एंड समटाइम्स सर्जरी फॉर सीवियर जॉइंट डैमेज। तो ट्रीटमेंट में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रीटमेंट क्या है, तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखना और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो सपोर्टिव थेरेपी में देख चुके हो, फिजियोथेरेपी, प्रॉपर बैलेंस डाइट, समटाइम्स सर्जरी फॉर सीवियर जॉइंट डैमेज, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखते हैं। और जो हम ड्रग्स पर है फार्माकोलॉजी में, तो ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में लिख देना। सिम्टम्स में पेन एंड टेंडरनेस इन जॉइंट के ऊपर पेन होता है, टेंडरनेस होता है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट पे होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ऊपर। सुबह मॉर्निंग टाइम में क्या होता है,
जॉइंट में स्टिफनेस आ जाता है, फूल जाता है और खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट ड्यू टू इन्फ्लामेशन, वार्मथ एंड रेडनेस ओवर जॉइंट, जॉइंट के ऊपर गर्म फील होगा एंड रेडनेस होगा। सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, बोथ साइड ऑफ द बॉडी गेट अफेक्टेड, और बॉडी की जो बोथ साइडेड हमारे, ऐसा नहीं है कि एक हैंड के रिस्ट जॉइंट में अफेक्टेड होगा या दूसरा हाथ पे नहीं होगा, ये दोनों साइड पे अफेक्टेड होगा। डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट एंड डिफॉर्मिटीज होगा। एंड डायग्नोसिस पर रहते हैं। डायग्नोसिस जो है कंफर्म किया जाता है क्लिनिकल लैब प्लस इमेजिंग फाइंडिंग से। ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्टिंग में अगर ब्लड में रूमेटिड फैक्टर प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पेशेंट में रूमेटिड फैक्टर जो है प्रेजेंट होता है। तो रूमेटिड फैक्टर प्रेजेंट होने का मतलब है कि रूमेटिड आर्थराइटिस है, लेकिन 100% श्योर नहीं है। एंटी CCP एंटीबॉडी, ESR एंड CRP, अगर ब्लड में ESR की अमाउंट ज़्यादा है एंड CRP की अमाउंट ज़्यादा है नॉर्मल रेंज से, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन ज़्यादा है। इनकेस इसका इंक्रीज की रेंज शो करता है कि इन्फ्लामेशन हुआ है। इमेजिंग, ESR का मतलब है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड CRP का मतलब है C रिएक्टिव प्रोटीन, ये लीवर बनाता है। इमेजिंग टेस्टिंग में एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड देखेंगे। इमेजिंग टेस्टिंग में जॉइंट स्पेस नैरोइंग, तो एक्सरे में क्लियरली दिखेगा कि बोन की जो गैप होते हैं, ये गैप क्या होगा, नैरो हो जाएगा। एंड सीवियर केसेस में क्या होता है, बोन इरोशन होता है या फिर बोन टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। बोन की एंडिंग जो है वो इरोशन हो जाता है, खिंचने लगता है। एंड लेटर स्टेज, MRI और अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट अर्ली साइनोवाइटिस। MRI और अल्ट्रासाउंड जो है अर्ली साइनोवाइटिस को डिटेक्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।